खुला हुआ घुटने पे रख लीजिए। धीमी गहरी लंबी सांसें, आंखें बंद कर लें और छोड़िए धीरे धीरे बिना आवाज के। फिर से धीमी गहरी लंबी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़ें। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। फिर से नाद के लिए सांस भरें। सांस भरें। तीन बार शांति उच्चारण के लिए फिर से सांस भरें। शांति शांति शांति। हाथ जोड़ें, नमन करें ईश्वर को, सभी गुरुजनों को। शीश झुकाएं, शीश उठाएं, बीच में ले आएं सिर को और धीरे से आंखें खोलें। भस्त्रिका कर लेते हैं ताकि थोड़ा अलर्टनेस आ जाए, एक्टिव हो जाए माइंड। दोनों हाथों को ढीली मुट्ठी बंद करें, आंखें बंद करके 10 बार 10 टाइम्स पूरी क्षमता से। आंखें बंद करके विश्राम करें। दूसरा राउंड फिर से 10 बार। धीमी गहरी लंबी सांस लीजिए, जाने दें। थर्ड राउंड फिर से 10 टाइम्स। धीमी गहरी सांस फिर से लीजिए, धीरे धीरे जाने दें।
एक बार और धीमी लंबी सांस भरें। धीरे धीरे छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलें। दोनों हाथों को घुटने पे रखें और 50 बार कपालभाति करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो सिर्फ 10 बार करिए धीरे धीरे। और ब्लड प्रेशर, हार्निया, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज ऐसी कोई समस्या नहीं है तो 50 टाइम्स करें, 50 बार। सांस भर लीजिए पूरी, हिप लॉक लगा लें और अब करें कपालभाति 50 टाइम्स। धीरे धीरे आंखें खोल लें। विनीत जी, आपने चेक करवाया था आपने कंधे और कान? मैं भूल गया था सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे आपका एक्सेस में झुका रहता है गर्दन ना, एक्सेस में झुकी रहती है, ऐसे रहती है। वो खड़े होने पे भी पता चलता है, नॉर्मली वैसे भी पता चलता रहता है। अपने आप को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कान से पता चलता है। शंख प्रक्षालन सुना है ललित जी कभी आपने ये टर्म? खुशबू जी नहीं सुना? नहीं सुना। शंख, शंख मतलब क्वांच, शंख तो पता है। प्रक्षालन मतलब धुलना, साफ करना। जैसे बोलते हैं ना हस्त प्रक्षालनम, जब आपको आचमन किया जाता है तो आचमन में 3 बार जल दिया जाता है, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। फिर उसके बाद जो है हाथ को हस्त प्रक्षालन करते हैं इस तरह से करके, क्योंकि हाथ आपका जूठा हो जाता है, फिर भगवान को अर्पण आप कैसे करोगे, तो हस्त प्रक्षालन किया जाता है। इसी तरह से मुख प्रक्षालन होता है, मुंह साफ करना। शंख कभी आपने धुला है? शंख कैसे धुलते हैं, शंख को कैसे साफ करते हैं? शंख, सपोज ये शंख है, ये माउस जो है ये शंख है, यहाँ पे उसका पेट होता है, यहाँ पे उसका मुंह होता है, मुंह से फूंकते हैं और उसका जो पेट होता है जहाँ से ओपन रहता है वहां से हवा निकलती है और आवाज आती है, जो है शंख ब्लो होती है। तो शंख को जब झूठा हो जाता है शंख बजाने के बाद, तो पानी को यहाँ पे जो उसका खुला हुआ पार्ट होता है वहां पे डाला जाता है और इसको शंख को ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाया जाता है। जब गोल गोल घुमाते हैं तो पानी उसका जो मुंह होता है जहां से हम हवा फूंकते हैं वहां से फिर बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? उसके अंदर स्पाइरल शेप होता है शंख के अंदर, तो हम जब मुंह से फूंकते हैं तो हमारे मुंह की फूंक उस स्पाइरल शेप में से घूम के निकलती है, इसलिए शंख में से ऐसी ध्वनि निकलती है, ऐसी तरंगें निकलती है। तो यहाँ पे शंख मतलब आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दैट इज शंख, उसको शंख बोलते हैं। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पानी पिया और डायरेक्ट नीचे नहीं चला जाता, सीधा पाइप नहीं है। शंख के अंदर जैसे क्वाइलिंग होती है, इसी तरह से हमारे भीतर भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्वाइलिंग है। तो हम कैसे जैसे स्नान करते हैं, अपने शरीर को ऊपर से साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, इसी तरह से शंख प्रक्षालन वो क्रिया है जिसके द्वारा हम पानी के द्वारा अपने मुंह से लेके गुदा द्वार तक, एनस तक पूरी बॉडी को इंटरनली बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं।
तो उस क्रिया को शंख प्रक्षालन कहते हैं। तो आइए अब प्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं शंख प्रक्षालन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किसको नहीं करना चाहिए शंख प्रक्षालन? करते समय अगर हाई ब्लड प्रेशर हो या जरूरत से ज्यादा लो ब्लड प्रेशर हो, दोनों ही कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। आपको अल्सर हो, अल्सर मतलब पेट में घाव हो जाना, उसको अल्सर बोलते हैं, एक डिजीज होती है। तो अल्सर हो तो नहीं कर सकते, मेंस्ट्रुएशन में नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेवल करने के दौरान, ट्रेवल करने का मतलब बस ट्रेन या एरोप्लेन में नहीं, ट्रेवल करने के दौरान आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं पे वैकेशन में रुके हुए हैं होटल में, तो आपका आप वहाँ आप ट्रेवल में हैं, इन बिटवीन है, ट्रांजिट में है, तो उस टाइम मत करिए, क्योंकि आपको कुछ काम होगा, आप घूमेंगे फिरेंगे, आप ये करने के बाद आप लैक ऑफ एनर्जी फील करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए मत करिए उस टाइम पे। एक्सेसिव फिजिकल वर्क पहले से ही प्लान्ड है आपका, तो मत करिए। एनी अदर सीरियस मेडिकल कंडीशन, कोई और सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो आपके डॉक्टर ने आपको कुछ मना किया हो इस तरह से कुछ करने के लिए, तो मत करिए। एक्सेसिव एनी अदर सीरियस मेडिकल कंडीशंस लाइक कोई किसी को हार्ट डिजीज हो गई हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो हाल ही में, तो मत करिए इसको। बेनिफिट्स, किस चीज के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इसमें? वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेन मेन ये लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन किसी को हो, किसी चीज से फायदा ना हो रहा हो, तो ये बहुत समझ लीजिए कि बहुत इंटेंस ये क्रिया है, इसको करके बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन होता है और बॉडी में जो दोष हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल ब्लड में मेंटेन होता है। फैट रिड्यूस बहुत तेजी से करता है ये, आपका स्पेशली बेली फैट साइज आपका रिड्यूस होता है, जिसकी बेली बहुत निकली हो उसका रिड्यूस होता है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन रेडिएंट हो जाती है, स्किन ग्लो करती है, इसके साथ साथ स्किन में एक टाइटनेस आती है और ड्राइनेस दूर होती है स्किन की, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली जब डिटॉक्स होगी बॉडी तो स्किन अच्छी हो जाती है। प्रिपरेशन, एक दिन पहले क्या प्रिपेयर करना है? लाइट एंड अर्ली डिनर लाइक मूंग दाल खिचड़ी और जूसेस और सूप, अर्ली टू बेड एंड रिलैक्स, यही बस प्रिपरेशन है। आपको 6-7 बजे शाम को डिनर कर लेना है, मूंग दाल की खिचड़ी 1-2 बाउल खा लीजिए बस, बिना कुछ और एक्सेस अलग से सलाद वलाद कुछ नहीं, बस नॉर्मल मूंग दाल खिचड़ी ये खा लीजिए, या फिर जो है केवल सूप पी लीजिए या घर का बनाया जूस पी लीजिए, इस तरह से कुछ भी लाइट बिल्कुल करके और सो जाइए लाइट डिनर करके। नेक्स्ट डे क्या, परफॉर्मेंस डे पे क्या प्रिपरेशन है? आपको 5 लीटर्स गुनगुना पानी, पीपीटी प्रेजेंटेशन दिख रही है ना? ठीक है। आपको 5 लीटर गुनगुना पानी तैयार करना है, सलाइन वाटर लाइक द टेस्ट ऑफ टीयर और ब्लड, जो आपका जैसे इलेक्ट्रॉल होता है, ओआरएस होता है, उसी तरह का पानी, बस ओआरएस में चीनी भी होती है, इसमें चीनी नहीं होगी। अंदाज के लिए 15 गिलास पानी में लगभग 5 चम्मच रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, इसको मिलाना है 10 से 15 गिलास पानी में। तो 5 लीटर पानी तैयार करना है। 5 लीटर हो सकता है कि इससे कम लगे, हो सकता है 5 लीटर पूरा ना लगे, लेकिन आप करने के दौरान बनाने नहीं जाएंगे आप, तो इसलिए 5 लीटर थोड़ा ज्यादा बना के रखा जाता है। लेमन आपके ऑप्शनल है, इसको टेस्ट के लिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन इसलिए नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर लेमन ऐड करना चाहें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप केवल नमकीन पानी बहुत देर तक बहुत ज्यादा आपको पीना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे पीने में, तो थोड़ा उसका लेमन का टेस्ट होगा तो आपको थोड़ा टेस्टी लगेगा पानी, इस वजह से लेमन। एक्शन 1, अब ये पानी तैयार कर लिया और कुछ नहीं चाहिए, बस ये पानी ही चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस का जो है पानी चाहिए, जो आपका बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर का पानी चाहिए। 5 डिग्री प्लस माइनस चलता है, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको अनईजीनेस फील होगी, अच्छा फील नहीं होगा, आपका
और चूंकि नमक भी होगा और टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसलिए टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए। बहुत कम टेम्परेचर होगा तो उसको बॉडी से निकलने में मुश्किल होगी, फंस जाएगा बॉडी के अंदर जाके और टाइम लगेगा उसको निकलने में। जो हम क्रिया करना चाह रहे हैं वो ठीक से होगी नहीं। तो एक्शन वन क्या है? आपको मलासन में बैठना है। जैसे हम मलासन करते हैं तो आपको उसी तरह से मलासन में जैसे बैठते हैं तो इस तरह से मलासन में बैठ के और उड़ेलते जाना है। और फटाफट इस तरह से ऐसे आराम से नहीं पीना है, जल्दी जल्दी फटाफट बिना सलाइवा मिक्स किए हुए, जैसे कुंजल क्रिया में करते हैं। वो मैं जिस दिन आप लोगों को षटकर्मा सिखाऊंगा या उस दिन जो है मैं कुंजल क्रिया भी बताऊंगा। तो कुंजल क्रिया जो है में जल्दी जल्दी पीते हैं, इसी तरह से इसमें भी जल्दी जल्दी पीते हैं ताकि पानी डाइजेस्ट नहीं हो। पानी को डाइजेस्ट नहीं करना, निकालना है, तो उसको जल्दी जल्दी पीना है। जितना मैक्सिमम आप यहाँ तक गले तक पी लें। आपको जब लगे कब इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते उतने पे रुक जाना है। तो अप्रोक्सीमेटली एक इंसान, नॉर्मल इंसान 2 से 3 गिलास पानी पी लेता है। हर इंसान की कैपेसिटी डिफर करती है, अलग अलग होती है। आपको जितना आप एक बार में पी सकते हैं पी लें। पी लेने के बाद फिर सर एक गिलास पानी पी के तो पेट भर जाता है। हाँ, तो अगर आप एक गिलास भर के पेट भर जाता है तो पेट भर जाता है ना, आपको गले तक भरना है। अच्छा, फिर वॉमिटिंग आने को लगेगी सर? वोमिटिंग आने से पहले तक पीना है, उतने पे रुक जाना है। अगर आपको लगे वोमिटिंग आएगी तो उससे कम पी लीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी पीना है। ठीक है सर। इसके बाद इसको पी लेने के बाद ये सीक्वेंस में, यही सीक्वेंस रहेगा जिस सीक्वेंस से इसमें लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस में आपको बारी बारी से 5 आसन करने हैं। हर आसन को 8 बार रिपीट करना है। जैसे ताड़ासन। अब ताड़ासन हम नॉर्मली करते हैं तो हम ऊपर करते हैं और स्ट्रेच करके रुके रहते हैं। इसमें ऊपर स्ट्रेच करिए, जैसे एड़ी को उठा के खड़े होके करते हैं ना ताड़ासन, तो दोनों पैरों में हिप्स के बराबर गैप करते हैं, सम स्थिति में खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं सिर के ऊपर, रिवर्स करते हैं, हथेली ऊपर की तरफ करते हैं और इस तरह से ऊपर स्ट्रेच करते हैं, पूरा खींचते हैं और एड़ी उठा लेते हैं, सिर्फ टोज पे खड़े हो जाते हैं। खड़े होइए, 3-4 सेकंड रुकिए और रिलीज कर दीजिए हाथों को सिर के ऊपर और फिर सांस के भरते हुए उठाइए, तो 2 हो गया। फिर 4-5 सेकंड रुकिए, फिर नीचे आइए, फिर 3 हो गया। तो इस तरह से 8 टाइम्स आपको ताड़ासन करना है। ताड़ासन करने के बाद तिर्यक ताड़ासन मतलब साइड स्ट्रेचिंग करनी है, इस तरह से 1, दूसरी तरफ भी 1, तो इस तरह से साइड स्ट्रेचिंग। तो जब आपने ताड़ासन किया, ऊपर स्ट्रेच किया, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इस तरह से खींचा, नीचे ग्रेविटी आपको खींचे पुल करेगी और आपकी बॉडी का फोर्स ऊपर आपको खींचेगा। तो जैसे पाइप होती है, पाइप को आपने दोनों तरफ से ऐसे खींचा तो उसमें जो पानी होगा वो स्क्वीज होगा, वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ जाएगा, तो पानी नीचे की तरफ आएगा। पानी थोड़ा नीचे की तरफ जब गया स्टमक में, उस टाइम पानी इकट्ठा रहेगा आपका। फिर आप जब इस तरह से दोनों तरफ स्ट्रेच करेंगे, 8 बार ऐसे ऐसे स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ, तो पाइप ऐसे ऐसे हो रही तो पानी और फिर नीचे की तरफ जो है पुश होगा, ग्रेविटी की तरफ और नीचे जाएगा पानी। फिर इसको करने के बाद फिर कटी चक्रासन। कटी चक्रासन हम वही अगेन कंधे या हिप के बराबर गैप करके पैर खड़े होते हैं, दोनों हाथों को सामने करते हैं और इस तरह से दोनों तरफ 8 बार, 1 2, इस तरह से 8 बार कटी चक्रासन। तो आप जब कमर को घुमाएंगे तो अगेन वाटर फिर से और नीचे जाएगा आपके, तो कटी चक्रासन। तो ये जो 5 आसन का सीक्वेंस है, ये इस आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि सबसे पहले पानी जहां जाएगा वहां पे कैसे खींचना है तो पानी नीचे जाएगा, फिर उसके दूसरे लेवल पे जब पानी जाएगा तो वहां से कैसे करना है तो पानी उसके नीचे कैसे जाएगा। तो इस कटी चक्रासन के बाद फिर तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन हम सभी जानते हैं। भुजंगासन में हम जो करते हैं, जो सिर को इधर इधर घुमाया, दूसरी तरफ घुमाया, तो जब आप इधर घुमाते हैं तो आपके यहाँ से बेली भी खींचती है, यहाँ से ये स्ट्रेच होता है अंदर से। तो आप तिर्यक भुजंगासन जब करेंगे तो आपका पानी और नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइन लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको करना है उदरकर्षणासन। उदरकर्षणासन भुजंगासन लेट के करते हैं ना? हाँ हाँ, कोबरा पोज। भुजंगासन जो मैं नहीं कहता हूँ कि आप जब 8 लिम्ब पोज में जाते हैं, अष्टांग सूर्य नमस्कार करते टाइम आप प्लैंक में गए, प्लैंक के बाद दोनों घुटने नीचे रखे, फिर एल्बो बेंड करके चेस्ट और चिन नीचे रखे, फिर मैं कहता हूँ कि टोज को पीछे स्ट्रेच करिए, अपने योगा मैट के आउटर एजेस पे अपने टोज को ले जाइए, प्यूबिक को नीचे प्रेस करिए, हाथों को नीचे प्रेस करिए और नीचे स्लाइडिंग पोस्चर बनाइए, कंधे नीचे खींच के चेस्ट उठा लीजिए और सामने की तरफ देखिए।
तो ये भुजंग आसन होता है। भुजंग आसन में लेट के सर ये हर एक आसन के साथ एक पिक्चर लगा दीजिएगा आप थोड़ा है इजी। अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ओके। ये भुजंग आसन में लेट गए। भुजंग आसन में लेटने के बाद इस तरह से इधर घूमे, फिर इधर घूमे, फिर इधर घूमे। ये तिर्यक भुजंग आसन है। तो आपको तिर्यक भुजंग आसन करना है। दोनों ओके। तरफ 8 बार, 8 8 बार दोनों तरफ घूमना है। तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन 8 बार जब कर लेंगे आप, तो आपको हो सकता है वॉशरूम जाना पड़े, आपको मोशन आ जाएगा। अगर मोशन आ गया तो वॉशरूम चले जाइए और फ्रेश होके आ जाइए। ये ध्यान रखिएगा कि वॉशरूम में ज्यादा समय नहीं लगाना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने देर में खाली हो जाए 1 मिनट 2 मिनट हो जाए, ठीक। नहीं हुआ तो भी वापस आ जाए, तो आपके पेट में जगह बन जाएगी फिर से पानी पीने के लिए। और फिर उसके बाद फिर से बैठिए ऐसे, और बैठने के बाद फिर से जल्दी जल्दी 1 2 3 गिलास जितना आपसे हो उतना पी लीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फटाफट। पानी पीने के बाद फिर ये रिपीट करिए, ये सीक्वेंस रिपीट करिए, यही सारे आसन। और उसके बाद फिर से आपको मोशन आ जाए तो जाइए, अदरवाइज फिर रिपीट करिए। फिर मोशन आ जाए जाइए, रिपीट करिए। अब ये करते रहना है। कब तक करते रहना है? ये आसन है, ये इनकी फोटो है। ये ताड़ासन है, ये तिर्यक ताड़ासन है, बीच में ताड़ासन किया, फिर तिर्यक ताड़ासन दोनों तरफ 8 8 बार, फिर कटी चक्रासन दोनों तरफ व्हील की तरह घुमाया अपनी बॉडी को, फिर ये तिर्यक भुजंग आसन है, और ये उदर कर्षण आसन है। उदर कर्षण आसन उस दिन मैंने कराया था, ऐसे इस तरह से बैठ के उकड़ू मुकड़ू बैठ के मलासन में बैठ के, और दोनों हाथ को नीज पे रखते हैं, एक एक नीज को दोनों घुटनों को बारी बारी से डाउन करते हैं इस तरह से। ये उदर कर्षण आसन होता है। ये करने के बाद फिर एक्शन 2, रिपीट एक्शन 1 as many times as the motion comes out colorless and clear like clean water। तब तक करते रहना है जब तक आपका मोशन बिल्कुल क्लीन वाटर बिल्कुल ना आने लगे। जैसे आपके आरओ का फिल्टर का वाटर है, ऐसा पानी ना आने लगे आपके एनस से, तब तक ये करते रहना है। पहली बार जब आप जाएंगे तो हो सकता है जो मोशन होगा वो कुछ सॉलिड के साथ होगा, दूसरी बार जो होगा वो सेमी सॉलिड, फिर धीरे धीरे करते करते वाटर विद कलर, और उसके बाद बिल्कुल क्लीन वाटर जब आने लगे, ओनली क्लीन वाटर, तब रुक जाना है। उसके बाद जब बिल्कुल क्लीन हो जाए उसके बाद फिर 30 मिनट्स कंप्लीट शवासन में लेट जाना है। शवासन हम सब जानते हैं, शवासन पीठ के बल लेटते हैं, दोनों पैरों को जो है हम अपने योगा मैट के एजेस पे एड़ी रख के और ढीला छोड़ देते हैं, इतना गैप, थोड़ा गैप रखते हैं पैरों में, और दोनों हाथों में लगभग 45 डिग्री का बॉडी से, यहाँ से ट्रंक लाइन से 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं, और हथेली आसमान की तरफ करके बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, नेचुरल कर्ल, इंगलियां अपने आप मुड़ी हुई, आंखें बंद करके लेट जाते हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ देते हैं। आप इसके बाद बहुत थक जाएंगे, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करेंगे। कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल मेक श्योर कि आप सोए नहीं 30 मिनट्स में। आप बिल्कुल आप सोना चाहेंगे उस टाइम, आप थक जाएंगे और सोना चाहेंगे उस टाइम, और बॉडी अंदर से चूंकि क्लीन हो गई होगी, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपकी सांसें बदल गई होंगी, आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, आपका माइंड लाइट फील करेगा, आप बिल्कुल सो जाएंगे। लेकिन सोइएगा मत, सो जाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको हेडेक होने लगे उठने के बाद, तो सोइएगा मत। 30 मिनट्स केवल रिलैक्स करना है, लेट जाइए शवासन। लेटने के बाद 30 मिनट्स के बाद जब आप उठेंगे, डू नॉट स्लीप वाइल डूइंग शवासना, इसमें मैंने लिख भी दिया है। एक्शन 4, आफ्टर 30 मिनट्स, ये ईच हो गया है गलती से, ईच की जगह ईट होना चाहिए, कर देता हूं। ईट वेरी थिन सूप लाइक मूंग दाल खिचड़ी, यही खाना है, ये पहले से बना के रखा होना चाहिए। बहुत पतली सूप की तरह मूंग दाल की खिचड़ी होगी। खिचड़ी में कोई नमक नहीं मिलाना है, कुछ भी और नहीं मिलाना है। सिर्फ क्या मिलाना है, मस्ट बी एडेड 1 और 2 स्पून प्योर देशी घी, A2 काऊ घी मिलना चाहिए इसके अंदर। अगर आप वीगन हैं या प्योर घी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर आप
1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल भी नहीं है तो कोकोनट ऑयल। अदरवाइज घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जब मूंग दाल कोई सी भी हो सकती है, ग्रीन या येलो? येलो जो होती है वो बिना छिलके वाली होती है, ग्रीन जो होती है वो छिलके वाली होती है, उसके ऊपर जो स्किन होती है वो ग्रीन होती है, इसलिए वो ग्रीन होती है। तो कोई भी हो सकती है। वैसे प्रिफरेबली आप जो है येलो वाली खाइएगा, क्योंकि फाइबर इस टाइम ना खाएं तो अच्छा है। आपको बिल्कुल ऐसा खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपके बॉडी को बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। तो फाइबर को फिर भी बॉडी को पचाने में मेहनत करनी पड़ेगी, उसको टाइम लगेगा। आपको बस खाए और बॉडी ने पचा दिया, ऐसा कुछ खाना है। और घी क्यों चाहिए? जैसे हम नहाते हैं, साबुन अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है या सूखी हो जाती है, ऐसे जैसे हमें खुद ही अजीब सा लगता है। तो क्या करते हैं, आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं स्किन की, ताकि मॉइस्ट रहे। तो इसी तरह से आपने जब अंदर से अपने इंटरनली अपने आप को क्लीन किया है पानी से, इस क्रिया को करने में जिसको कोई बहुत हैवी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा या कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उसको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता होगा या समस्याएं होंगी, उसको 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे तक बिल्कुल उसको क्लीन कर देंगे जब ऊपर से नीचे तक, तो अंदर ड्राइनेस ना आए, इसलिए घी बहुत जरूरी है। 1.5 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच घी जरूर खाना, खाना ही खाना है। और देख लीजिएगा वो डालडा वाला नकली घी जो आते हैं वो ना हो, नहीं तो वो अंदर जाके ना, क्योंकि बिल्कुल क्लीन है, और अगर आपने केमिकल वाला घी खा लिया तो वो अंदर जाके नुकसान करेगा, चिपक जाएगा अंदर जाके। तो प्योर घी, आप खुशबू जी यहीं पे रहती हैं, अगर आपके पास घी का एक्सेस ना हो तो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा प्योर घी कहाँ से मिलती है। ठीक है, यहाँ एनसीआर में ठीक भी है मैं सर। बता दूंगा कहाँ से मिलेगी। सर वैसे तो पतंजलि का यूज करते हैं, मत करिए, वो लेकिन A1 काऊ घी है वो। जैसे अब इसके ऊपर मैं किसी और सैटरडे को पूरा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट घी कैसे क्या है, क्या पहचान है, मैं ले आऊंगा, इसका एक्सपर्ट भी ले आऊंगा, उनको मैं ज्वाइन करवाऊंगा क्लास में। वो पूरी तरह से बताएंगे। ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में घूम के और बहुत सारी गौशालाओं पर रिसर्च किया। उनकी खुद की 500 एकड़ की का फार्म है और गौशाला है, और ये बहुत अच्छा वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलवाऊंगा अभी। मैं उन्हीं का प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और आप जब असली गाय का दूध, जो देसी गाय का दूध और घी आप जब पियेंगे ना, वो अमृत की तरह काम करता है। इट्स अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ। ये पतंजलि का जो आता है वो A1 काऊ का घी होता है। और A1 काऊ का घी उसी तरह से है जैसे पूतना जो है माँ बन के भगवान कृष्ण को जहर वाला दूध पिलाने गई थी, जर्सी गाय का दूध वही होता है। इट्स अ पॉइजन फॉर ह्यूमन बॉडी। जितनी भी बीमारी होती हैं, हार्मोनल बॉडी में डिस इम्बैलेंसेस होते हैं, वो सब उस दूध को पीने की वजह से होते हैं। अब मैं कॉस्ट बताऊं, पतंजलि का कितने का आता है? 590 या ऐसे कुछ आता है ना। 1 किलो कितने का आता है ना? इतना ही अराउंड हाँ। 600। हाँ। अब मैं आपको देसी देसी गाय का दूध कितने का मिलता है यहाँ पे, दिल्ली के अंदर मिलता है लगभग 108 से 120 रुपए, वेरी करता है अलग अलग पर लीटर। गाँव में मिलता है 45 रुपीज का 1 लीटर का मिलता है। 1 किलो देसी घी बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर मिल्क रिक्वायर्ड होता है देसी गाय का। एक देसी गाय एक दिन में 3 से 5 लीटर ही दूध देती है, एक जर्सी गाय 25 से 30 लीटर दूध देती है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 इंटू 30, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए 50 कर लीजिए उसको, 50 इंटू 30 कितना हो गया? 1500 रुपए का तो दूध दूध हो गया। ठीक। अब उस दूध को, अब उसका क्या करेंगे, दही जमाई जाएगी, उसको धीमी आंच पे मिट्टी के बर्तन में 6-7 घंटे के लिए रख दिया जाता है, और वो दूध गाढ़ा हो जाता है, लाल रेड हो जाता है। फिर उसमें जो है जामन डाला जाता है, फिर उसकी दही जमती है अगले 7-8 घंटे। जब दही उसकी जम जाती है, फिर उसको बिलोना पद्धति से उसमें से मक्खन निकाला जाता है, मथा जाता है, उसको धीरे धीरे हाथ से मथा जाता है। मशीन से मतने में वो बात नहीं आती है, हाथ से मथा जाता है, और उसमें से फिर निकाला जाता है। उस मक्खन को फिर से धीमी आंच पे पकाया जाता है, लकड़ी की आंच पे पकाया जाता है, मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहे। तब जाके वो घी तैयार होता है। 30 लीटर दूध से लगभग 1 किलो घी बनता है। तो उस घी की कॉस्ट ही 1500 रुपए से ज्यादा है, और प्लस मेहनत है उसमें, टाइम है। तो वो आपको कैसे मिल सकता है 600 रुपए में? ये तो
रियल कहानी है। दूसरी चीज, देसी गाय का रखने का भी खर्चा ज्यादा होता है। देसी गाय, जर्सी गाय को कुछ भी खिला पिला के जो है वो दूध दे देती है, इंजेक्शन लगा के दूध दे देती है। देसी गाय पे के ऊपर इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? जर्सी गाय को 25 से 30 लीटर दूध देना होता है, तो उसको इंजेक्शन लगाते तो ज्यादा दूध देती है। जो गाय देती ही 3 लीटर 5 लीटर, उसमें इंजेक्शन लगा के इंजेक्शन का खर्चा क्यों करना? तो वो दूध आपको सही मिलेगा अगर सही मिल रहा है एक्सेस है। और उसको पीने के आप कुछ ही दिन बाद अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, सिर्फ वो उस दूध को यूज करने से, दूध की क्वालिटी चेंज करने से। चलिए, ये टॉपिक भटक गया, इसको किसी दिन और। तो देसी गाय का घी होना चाहिए। आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा, मंगा लीजिएगा घी, ठीक है? घी दूध का भी एक्सेस दे दूंगा आपको। सर हम यूएस वाले क्या करें? सर मैं उनसे बोल दूंगा अगर वो कुरियर कर सके तो आपको। ओके। हाँ, हनी, घी, मिल्क तो नहीं हो सकता। मिल्क आप यूएस में, मुझे नहीं लगता वहां पे सर एडल्ट्रेशन होगा यूएस में, लेकिन अगेन जर्सी गाय का ही वहां पे मिलता होगा, क्योंकि ये गायें आई ही वहीं से हैं। राइट। हाँ, तो अगर जर्सी गाय का मिलता है तो सही नहीं है। भैंस का दूध आप पी सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध पीने के लिए फिर आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी, पहलवानी करनी पड़ेगी। भैंस का दूध जो है सुपाच्य नहीं होता, इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके लिए बहुत फिजिकल मेहनत करने की जरूरत है, मतलब जितना मैं कराता हूँ इतना एनफ नहीं है उसको पचाने के लिए। सर जो ये जो ठीक है सर, आपने कुरियर सर्विस है, तो अगर आप कांटेक्ट दे देंगे तो हम मंगा लेंगे उनसे। मैं दे दूंगा, कांटेक्ट दे दूंगा उनका। और मैं हनी का भी जो है, हनी का तो मेरे साथ में पड़ी हुई थी आगरा में। मैं जब एमबीए कर रहा था, तो मेरी फ्रेंड है, उनका अपना हनी का बिजनेस है, और यहाँ पे जितने इंडिया में 5 स्टार होटल्स वगैरह वहाँ पे वो सप्लाई करते हैं। अ, उनका किस नाम से, पंचवटी या पेरीज नाम से है। तो यहाँ पे अमेजोन वगैरह पे मिलता है, लेकिन अमेजोन पे बहुत लिमिटेड उसमें वेराइटीज मिलती हैं। तो उनका बहुत सारी वेराइटीज में, और मैं उनका जो हनी है वो मैं करीब 10 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ हनी। तो हनी भी आप उनसे भी मंगा सकते हैं, हनी के लिए जो है। सर हनी यहाँ पे भी अच्छा मिलता है, एक रॉ हाँ फॉर्म में मिलता है जो हनी। हाँ, तो वो तो सबसे अच्छा है। अगर रॉ फॉर्म में मिलता है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो आप राइट, बिल्कुल वो ले रॉ सकते फॉर्म में, ललित जी को कॉस्को में देखा है आपने, एक रॉ फॉर्म में हाँ, मिलता वहीं से लेते हैं हम भी वही। है। हाँ, हैं। मैं भी वो यूज करता हूँ, वो जमता भी नहीं है सर्दियों में। हाँ, नहीं नहीं जमता सर। अगर हनी प्योर होगा तो कभी नहीं जमेगा अनटिल अनलेस कि आपने उसको जो है कोई ऐसी जगह पे जो बहुत ज्यादा जो है ड्राई हो या मॉइस्ट हो, ऐसा ना रखा हो। हनी आपका 500 ईयर्स तक भी खराब नहीं होता है। ये कैसे पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बहुत सारी चीजें मिली हैं, उसमें से जो फूड मिले हैं उनमें हनी भी मिला है, और वो हनी आज भी वैसे ही है, उसको अभी भी खाया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में शहद अभी भी रखा हुआ मिला है, और बिल्कुल ठीक है वो। तो शहद जो है, तो इससे ये प्रूव होता है कि शहद, इतना तो प्रूव हो जाता है कि 5000 साल तक खराब नहीं होता। हो सकता है उससे ज्यादा भी खराब ना होता हो, तो कभी खराब नहीं होता है शहद। एंटीबायोटिक का भी काम करता है ना। बहुत सारे शहद में अनगिनत गुण होते हैं। आप जो दही खाते हैं उसमें शहद 1 चम्मच जरूर मिलाना चाहिए, रोज मिलाना चाहिए। और ज्यादा शहद नहीं खाना चाहिए। एक्सेस शहद खाएंगे तो आपको कुछ चीजें इरिटेशन होंगी, खुश्की होंगी, आपको जो है 1 चम्मच शहद एनफ है। तो 1 चम्मच शहद आप मिला लेंगे, उसी से इतनी मिठास हो जाएगी। या तो मिश्री मिलाइए या शहद मिलाइए। मिश्री से 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा बेटर है शहद, अगर प्योर शहद मिलता है तो। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आपको जो एलर्जीज होते हैं, जो सीजनल चेंज में एलर्जीज होते हैं, उससे आप बचे रहेंगे। तो दही में बहुत। मिला सकते हैं शायद क्या? हाँ हाँ, दही में मिला सकते हैं। दही में तो अमृत है शहद, दही में जरूर मिलाया करिए। अमृत में नहीं लाती शायद। दूध में मत मिलाइएगा, क्योंकि दूध आप जो है ठंडा मना किया जाता है दूध पीने के लिए। दूध गुनगुना या गर्म पिया जाता है। तो शहद गर्म में नहीं मिलाया जाता। शहद गर्म में मिलाते ही जहर हो जाता है, सब उसके गुण खत्म हो जाते हैं, अवगुण उभर के सामने आ जाते हैं। शहद चीनी बन जाएगा, फिर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसकी केवल शुगर वो सुक्रोज रह जाएगा बस, तो वो पॉइजन हो जाएगा। तो अब चलिए इसमें चलते हैं। ये घी आपको मिला लेना है। आपको नहीं समझ में आया कि घी आपके पास सही है कि नहीं है, तो आप नॉर्मली ऑलिव ऑयल मिला लीजिए, लेकिन ऑयल मिलाना जरूर है। कितना खाना है? 1 या 2 बाउल बस, 1 कटोरा या 2 कटोरा बस। इससे ज्यादा पेट भर के मत खाइएगा, क्योंकि आप जब क्लीन कर लेंगे तो आपकी आंतें ना सिकुड़ जाएंगी। तो आप उसमें पेट भर के खा लेंगे तो ब्लोटिंग हो जाएगी आपको, तो आपको इजी फील नहीं होगा, अच्छा फील नहीं होगा।
तो हल्का खाना खाइए। जैसे बीमारी में हम खाते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ा खाना है, बस 1 कटोरी 2 कटोरी बस। उसके बाद स्टेप 5, तुरंत सो जाइए इमीडिएटली 1-2 घंटे के लिए। सो अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो क्या करें, टीवी नहीं देखें, फोन को स्विच ऑफ करके रख दें। फोन बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, कोई बुक मत पढ़िए, किसी से चिट चैट मत करिए, पंचायत मत करिए किसी के साथ बैठ के, कुछ भी गप्पे मत लड़ाइए, कुछ मत करिए, सिर्फ ध्यान करिए, या तो मेडिटेशन करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, योगिक ब्रीदिंग, स्लो डीप लॉन्ग ब्रीदिंग विदाउट रिटेंशन, बिना रोके हुए, बिना होल्ड किए हुए, सांसें धीमे लेते रहिए, आराम से बैठ जाइए, आपको नींद नहीं आ रही या लेटे रहिए, शवासन में लेट के आप डीप ब्रीदिंग करिए। और आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, कितना लाइट आप फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी माइंड, इन सब चीजों पे माइंडफुल रहिए उस टाइम। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है करने के बाद। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके माइंड में तनाव आए, कोई स्ट्रेस आए। आप बुक पढ़ेंगे उससे भी स्ट्रेस आ सकता है, टीवी देखेंगे, फोन से, किसी के मैसेज से, किसी भी चीज से स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर स्ट्रेस आ गया तो आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उस टाइम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उस दिन बिल्कुल रिलैक्स करना है। तो ये रिलैक्स करिए आप। चला गया था, आया फिर से, आ गया, ठीक है। ट्राई टू बी इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वही अंतर्मुखी रहना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रिया ट्राई टू ऑब्जर्व द लाइटनेस इन ब्रीथ, बॉडी एंड माइंड, यही मैं समझा रहा था। आफ्टर दैट यू विल फील बिग चेंज इन इफेक्टिवनेस ऑफ योर योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस खाली आसन नहीं, आप जो कुछ भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप ध्यान में बैठे तो आपको मतलब इरिटेशन हो रहा है, पैर सो रहा है, यहाँ पे ध्यान नहीं लग रहा है, आपका ध्यान इधर उधर, विचार इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप ये सब चीजों में बहुत इफेक्टिवनेस फील करेंगे इसको करने के बाद। जब आप करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप मेडिटेट बड़े आसानी से कर पाएंगे, आप दूसरे रेल में पहुंचेंगे उस डायमेंशन में। फिर आपकी बॉडी जो है, जो आप आसन करते टाइम आप स्ट्रगल करते रहते हैं, वो आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। आप जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में जब आप होल्ड करते हैं या फिर अग्निसार क्रिया करते हैं, जो यहाँ पे आपका ये टाइटनेस है ये लूज हो जाएगी, सब आपकी बेली लूज हो जाएगी। तो जब आप करेंगे तो आपका पूरा पेट अंदर बाहर जाएगा, सब बिल्कुल आपको वो फील होगा। ये सब चीज जो है जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे, उस दिन नहीं करना है आपको कुछ भी ये सब, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो ये सब चीज इफेक्टिवनेस आपको फील होगी। नेक्स्ट, ईट सेम काइंड ऑफ खिचड़ी इन द इवनिंग डिनर। जैसे हमने सुबह खाया था सेम वैसे खिचड़ी हमें इवनिंग डिनर, इवनिंग मतलब इवनिंग ही है, ये नाइट नहीं है, मतलब 6 बजे 7 बजे, मैक्सिमम 7:30 डिनर टाइम, 6 to 7:30। उसके बाद नेक्स्ट डे से लेके अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह का सात्विक लाइट फूड ही खाना है आपको। कोई सा भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है एक्सेप्ट वो देसी घी। ईट ओनली नॉन एसिडिक फूड, ऐसा कोई फूड नहीं खाना, भोजन नहीं करना है जिससे एसिडिटी हो, गैस बने। ओनली वेल कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ भोजन ही करना है। नो रॉ फूड, कोई भी रॉ फूड नहीं खाना। रॉ फूड मतलब कोई सलाद नहीं खानी, कोई फल नहीं खाना, कुछ भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो रॉ होती है। अच्छे से पका हुआ जो इजी टू डाइजेस्ट हो वो खाना है, सात्विक फूड। मोर लिक्विड फूड, और जो ये आप डिनर और लंच ब्रेकफास्ट करेंगे, इसके अलावा आप जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो आप मोर लिक्विड या फूड लाइक सूप, खिचड़ी, यही सब पिएंगे खाएंगे अगले 1 हफ्ते तक। कॉशन, यू मे फील कॉन्स्टिपेटेड नेक्स्ट डे बट इट विल बी क्लियर्ड बाई इट्स ओन। अगले दिन हो सकता है कि जब आपका बिल्कुल क्लीन हो जाए, अगले दिन आप नॉर्मल जब रूटीन शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे तो आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन फील हो, और हो सकता नहीं भी हो। अगर होता है तो घबराने की बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये होता है बहुत सारे लोगों में, और अपने आप फिर क्लियर हो जाएगा। डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस वाइल प्रैक्टिसिंग और आफ्टर शंख प्रक्षालन, जस्ट रिलैक्स एंड परफॉर्म। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने जरा सा भी स्ट्रेस लिया करते समय, 1% भी स्ट्रेस लिया, तो वाटर रिटेन हो जाएगा अंदर, बेली ऐसे लटक जाएगी, पूरा पानी यहाँ पे भर के और रुक जाएगा।
आप फिर करते रहोगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, क्योंकि आप वार्म वाटर विद सॉल्ट आप उसको पी रहे हैं, इनटेक आपका होता जा रहा है और निकल नहीं रहा है। तो अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो ये आपका स्ट्रेस और बढ़ा देगा, क्योंकि आपका बीपी भी बढ़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे, गर्मी आपको बढ़ती रहेगी, आपको पसीने आते रहेंगे और ये रिलीज होगा नहीं, आपको इरिटेशन होगी, इरिटेशन में आप और तनाव में चले जाएंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होके ये क्रिया करनी है। स्ट्रेस से आपका एड्रेनलिन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चला जाएगा, हाथ पैर में चला जाएगा और पानी जो नीचे जाना चाहिए वो जाएगा नहीं, वो रुक जाएगा वहीं पे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। इसीलिए मेरी या किसी टीचर की ज़रूरत होती है करते समय, और एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। टीचर की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि आपको रिलैक्स रखा जा सके। आप अगर बीच में स्ट्रेसफुल लग रहे भी तो टीचर को पता होता है कि कैसे रिलैक्स करना है। और हेल्पर की ज़रूरत इसलिए होती है कि क्योंकि 5 लीटर पानी है और ये बहुत देर की प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो आपका पानी ठंडा हो जाएगा करते करते। तो ठंडा पानी आप पिएंगे फिर वो रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो ठंडा नहीं पीना, वो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए गुनगुना का। ब्लड का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे वो मेंटेन रहना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, 5 डिग्री प्लस माइनस चलता है। तो उतना जैसे छूने पे ऐसे जलना भी नहीं चाहिए, ठंडा भी नहीं फील होना चाहिए। गुनगुना छूने पे जैसे नहाने के लिए टच करते हैं ना, तो आपको अनुकूल टेम्परेचर जब लगता है तभी आप नहाते हैं। तो अनुकूल टेम्परेचर होता है लगभग आपका 27 डिग्री से 32 डिग्री के आसपास, तब आपको अच्छा लगता है पानी। बहुत इससे ज्यादा होता है तो गर्म, 37 से ऊपर जाएगा तो गर्म लगने लगता है, और 40 से ऊपर और गर्म, 45 से ऊपर असहनीय हो जाता है, आप नहीं नहा सकते 45 डिग्री से ऊपर के पानी में। तो इसी तरह से जो पानी होगा वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आप उंगली भी ना डाल पाए, इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि आपको ठंडा फील होने लगे। आपको उसको उंगली डाल के टच करना पड़ेगा, और उसको टेस्ट करके भी पहले टच करना पड़ेगा कि टीयर का उसमें टेस्ट आ रहा है कि नहीं, आंसू का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसू का मिठास नहीं, लेकिन आंसू की जो नमकीन है उतना नमकीन वो हुआ है कि नहीं। ज्यादा एक्सेस में आप सॉल्ट डाल देंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, कम डाल देंगे अगर तो आपका वो नीचे जाएगा नहीं, क्लियर नहीं होगा, फिर फंस जाएगा, बहुत देर लगेगा, 4-5 घंटा लगेगा उसको निकलने में। तो वो मेंटेन होना चाहिए, इसलिए टीचर की हेल्प जरूरी होती है और आपका पार्टनर जरूरी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। प्लस कोई तो हो, मान लीजिए आपको कुछ वहां पे स्ट्रेस होने लगा कि निकल नहीं रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई हेल्प करने के लिए आपके लिए होना चाहिए, बताने के लिए। दूसरी चीज, पानी को देते रहने के लिए कोई होना चाहिए। आप वॉशरूम गए तो आपको कोई चीज चाहिए तो वो देने के लिए होना चाहिए, तो एक हेल्पर होना चाहिए साथ में। आप दोनों पार्टनर एक साथ नहीं करना चाहिए, एक को करिए, दूसरा दूसरा हेल्प करे, फिर अगली बार दूसरा करे, एक पहला हेल्प करे, इस तरह से करिए। नेक्स्ट जी। बस इतना ही था, है बहुत सिंपल क्रिया और सिर्फ वाटर से करनी होती है। सर किस आप टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग में? मॉर्निंग इसीलिए बताया ना कि एक दिन पहले आपको लाइट डिनर करना है, सुबह सो के उठना है, तो सुबह सो के उठ के जो है आप फ्रेश होने से पहले करिए इसको। जैसे आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ भी वही करना है, लेकिन पानी पीने के साथ ये फिर आपको 5 आसन करते जाने हैं, और फिर आपको आप फ्रेश होने जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आप पानी पियेंगे, फिर फ्रेश होने जाएंगे। तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक नीचे से वाटर ही केवल निकलने लगे, और फिर ये जो है आप पूरा करिए। और कितनी बार कर सकते हैं ये शायद मैंने लिखा नहीं, मैं पीपीटी में ऐड कर दूंगा। साल में मैक्सिमम 1 बार या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। विरेचन क्रिया जो है, जो आपके मील प्लान में है, 26 डेज वाले प्लान में विरेचन क्रिया कैस्टर ऑयल के साथ, वो आप हर महीने कर सकते हैं। ओह, अच्छा। हाँ, उसका भी काउंटर, लेकिन काउंटर इंडिकेशंस क्या है, कब नहीं कर सकते? लेडीज मेंस्ट्रुएशन में ना करें, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसको ना करें, ये ऑब्वियस है, सबको पता होता है कि कब नहीं कर सकते। किसी का बीपी बढ़ा हुआ तो भी विरेचन क्रिया ना करें। कोई एक्सेसिवली कमजोर है, पहले से ही कमजोर है, डॉक्टर ने टॉनिक लिख रखा है, विटामिन की गोलियां दे रखी हैं, तो विरेचन क्रिया ना करे। पहले से ही बेचारा जो है कमजोर है, तो उसको आप विरेचन करा के, और बिल्कुल वो तो खटिया पकड़ लेगा, तो वो विरेचन ना करे। काउंटर इंडिकेशन सबको ऑब्वियस होते हैं। विरेचन क्रिया से आपने देखा होगा विनीत जी, बहुत फायदा होता है, अगले ही दिन से आपको फर्क महसूस होने लगता है।
जितना विरेचन क्रिया से फर्क महसूस होता है उसका बहुत गुना ज्यादा जो है, आप बहुत मतलब एकदम ही अलग आपको फीलिंग होगी ये शंख प्रक्षालन के बाद। सब कुछ अंदर से बिल्कुल जब क्लीन हो जाता है तो बीमारी, आने वाली बीमारी भी खत्म हो जाती है। एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, साल में एक बार करना होता है, एक बार या 2 बार, तो 6 महीने के लिए आप प्योर हो गए फिर अंदर से। और उसके बाद फिर अपना सात्विक भोजन करते रहिए। और जब आप इस तरह से करते जाते हैं, जब अंदर से क्लीन हो जाते हैं, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी ना, तो जो वो अमा अपना जो एक एटमॉस्फेयर बनाता है ना, वो भी क्लीन हो जाता है। तो आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं, जैसे विरेचन के बाद क्रेविंग 3 दिन के बाद खत्म हो जाती है। वो चाय वाली क्रेविंग जैसे आपकी चली गई, तो सिगरेट पीने की क्रेविंग चली जाती है, ड्रिंक करने की क्रेविंग चली जाती है। तो इसी तरह से जो क्रेविंग्स होती हैं वो क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। चिप्स खाने की क्रेविंग जो है, ये चिप्स की बहुत बड़ी क्रेविंग होती है। मुझे बहुत बड़ी तलब थी चिप्स खाने की। वो लेज की ऐसी तलब लगी हुई थी कि जैसे जाता था, कभी कभी लंच नहीं करता था, वो चिप्स का पैकेट बड़ा वाला खरीद के वही खाता रहता था। वो लेज वाला, वो लेज टोमेटो बड़ा पसंद था मुझे। तो पता नहीं क्या डालते हैं उसमें जो है, तो अब नहीं होता। लेकिन पहले जो है, जब मैं जॉब करता था तो ये सब करता था। मैं भी स्मोक करता था, बहुत ये तो स्मोक बहुत करता खाते चिप्स। था। खाते हैं? हम्म। हाँ, तो वो सर दिख रहा है चिप्स। तो चिप्स जो है दुनिया का सबसे जो है सबसे खतरनाक वाला जंक फूड है। कुछ तो डालते होंगे सर, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, कुछ है सर उसमें। बहुत सारे जो इस तरह से जो है वो डाइटिशियंस हैं, उन्होंने जो है अपने बहुत सारे, मैंने प्रेजेंटेशंस भी देखे हैं, बहुत सारी ऐसे बुक्स भी पढ़ी जिन्होंने बताया कि जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोका कोला है, इन सब। तो आपको क्या लगता है ये कोका कोला, पेप्सी, ये सब जलजीरा वगैरह से ज्यादा टेस्टी चीजें? एडिक्शन है इनमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। चिप्स तो बहुत सारे होते हैं आपके घर पे, आपकी मदर भी बनाती रही होंगी। मेरे यहाँ बनता था चिप्स, पापड़, वो सब सुखाया जाता था, उसका एडिक्शन कभी नहीं हुआ। सही इसमें बात। ऐसी क्या बात है? टेस्टी तो दुनिया में बहुत चीजें होती हैं, लेकिन एडिक्शन सबका नहीं होता है। तो कुछ तो है। तो वो, उनको पता है कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में कैसे खेलना है। ये हमारे इमोशंस से खेलते हैं, हमारे दिमाग से खेलते हैं, तब इनको ये इतने बड़े कंपनीज बन पाती हैं। तो आप जब ये क्लीन कर लेते हैं तो उसका जो वातावरण आपके बॉडी के अंदर बना हुआ है वो साफ हो जाता है। तो आपका जो उसकी तरफ झुकाव है, आप जो चीज़ों के तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं कि चलो हफ्ते में एक दिन ही सही, तो वो चीट डे तो मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन वो चीट डे में अब फर्क है। जैसे चीट डे में, पहले चीट डे में जो है कुछ भी खा लेता था, तो अभी चीट डे में फर्क है। उस चीट डे में जैसे मेरी वाइफ संडे को कुछ बनाती है, जैसे मान लीजिए कटलेट बनाया या इस तरह की चीजें बनाई, तो चीट डे में मैं घर का ही बना हुआ इस तरह से चीजें जो है खाता हूँ। पहले तो चीट डे में मैं वेट करता था, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, कि मैं वेट करता था कि मैं टूट पड़ूं, जिम जाता था जब, तो टूट पड़ूं इन चीजों पे जो है। तो वो क्रेविंग्स होती हैं जो है। तो आप जब ये सब चीजें आप जब करते हैं तो आपको कंट्रोल करना आ जाता है अपने आप। तो कुछ पूछना सर है इसमें जी? इसमें जो अगर सुबह कोई दवाई खा रहे हैं अगर हम डेली, तो वो तो खा के दोबारा नॉर्मल कर सकते हैं ना? जैसे मैं थायराइड की दवाई खाता हूँ रोज सुबह। इसका जवाब सर मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। क्योंकि ठीक है। देखिए, मैं हूँ योगा टीचर। आपने जो सवाल पूछा है, ये डॉक्टर का जवाब इस पे आएगा। तो इसमें जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, मैं उनसे पूछ के सलाह लेके और फिर तब आपको, मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, मैं उनसे पूछ के फिर आपको बताऊंगा ठीक है। कि मेडिसिन के में क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई मेडिसिन का खाते हैं जिसको अवॉइड, आपने बताया नहीं था मुझे कि थायराइड है आपको, आप सर उज्जयी प्राणायाम डेली किया करिए। मैं क्लास अच्छा। में हर चीज डेली नहीं करा सकता, वेरिएशंस कराना होता है। उज्जयी प्राणायाम कैसे होती है? थ्रोट मसल्स को, एक उज्जयी ब्रीदिंग होती है। उज्जयी ब्रीदिंग होती है मतलब जैसे हाँफते हुए सांस लेते हैं ना, आप दौड़ के आए तो उज्जयी नेचुरल ब्रेथ्स होती है। वो जब आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करने का प्रकृति का, शरीर का बस एक ही मैकेनिज्म है, उज्जयी ब्रीदिंग, ताकि हार्ट बीट अच्छा। जल्दी नॉर्मल हो जाए, तो वो उज्जयी ब्रीदिंग होती है। उज्जयी प्राणायाम होता है, उज्जयी प्राणायाम होता है, उज्जयी ब्रीदिंग एक्टिव होती है, उज्जयी प्राणायाम पैसिव होता है। उज्जयी प्राणायाम आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। थायराइड में बहुत एक्टिवनेस हमेशा नहीं जरूरी होती, क्योंकि थायराइड आपको ऑलरेडी एक्टिव करके रखा हुआ है उसने आप, तो उसमें पैसिव प्राणायाम ज्यादा जरूरी होता है।
जो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं वो पैसिव है, भ्रामरी जो करते हैं वो पैसिव है, जो ओमकार की ध्वनि करते हैं वो पैसिव है। इसी तरह से उज्जयी प्राणायाम एक्टिव भी है पैसिव भी है। यही एक ऐसा प्राणायाम है जो दोनों कैटेगरी में आता है। तो उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं, सीधा बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और ये जो थ्रोट के अंदर मसल्स हैं उनको सांस लेते टाइम खींच लेते हैं। तो अभी आप सांस छोड़ते टाइम प्रैक्टिस मत करिएगा क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है सांस छोड़ते टाइम, वो आप नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो आपको खांसी आने लगेगी। आप सांस लेते टाइम करिएगा ऐसे, लेने के बाद पूरी सांस भरने के बाद चिन लॉक हिप लॉक जितनी देर रोक सकते हैं। उसके बाद फिर राइट नोस्ट्रिल क्लोज करिए और लेफ्ट से धीरे धीरे जैसे नाड़ी शोधन में छोड़ते हैं वैसे ब्रीद आउट कर दीजिए। ब्रीद आउट पूरी सांस बाहर निकल जाए, फिर से दोबारा से। तो आप 3-4 बार करेंगे, हो सकता है आपको खांसी भी आ जाए, खांसी आ जाए, खांसी करिए। उसके बाद सलाइवा निगलिए और थ्रोट को इस तरह से सहलाइए। ठीक, एक ये कितनी बार करना है आपको, एक बार में 5 बार करिएगा, 5 और धीरे धीरे करते करते बढ़ाते जाइएगा। 5 बार 5 into 3 साइकिल। प्राणायाम कोई भी हमेशा ऑड नंबर में किया जाता है, तो या तो आप 3 करिए या 5 साइकिल करिए, इस तरह से जो है, या 7 करिए या 11 करिए, ऑड नंबर्स में किया जाता है। तो ऑड नंबर में इस तरह से करिएगा। 5-5 का 3 साइकिल कर लीजिएगा या अपने हिसाब से, आपको ज्यादा करना है एक्सेस मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पे जो है आपको इरिटेशन होने लगा। यहाँ पे आप करिए, अभी करके देखिए। दोनों हाथों को इस तरह रखिए, हथेली खुली ज्ञान मुद्रा में, हमेशा ज्ञान मुद्रा में। नीचे हाथ करके डाउन करके मत क्या करिए, ऊपर करके किया करिए। या तो कोई कुछ नहीं आता तो खुला छोड़ दीजिए, अचिन्ह मुद्रा, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथ। और या तो इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच कर लीजिए ताकि कंसंट्रेट कर सकें, आपको माइंडफुल रह सकें। ये माइंडफुलनेस बढ़ाता है ये वाली मुद्रा। तो माइंडफुलनेस के लिए ज्ञान मुद्रा रख लें और उसके बाद पूरी सांस पहले धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब सांस भरते हुए थ्रोट मसल्स को स्क्वीज करिए। सांस रोक लीजिए, हिप लॉक और चिन लॉक लगा लीजिए। जब आपको छोड़ना होगा तो लॉक खोलिएगा, अपने राइट वाले हाथ के थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेगा और लेफ्ट से बहुत धीरे धीरे छोड़ेगा, नाड़ी शोधन की तरह। इसी तरह से ये करना है आपको, ठीक है। एक ये, दूसरा, आप अगर उसमें पद्मासन में अगर बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, आप नहीं बैठ पाते, लोटस कभी कभी बैठ गया तो कभी नहीं बैठ पाता, अच्छा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए अगर पद्मासन में बैठ लेते हैं या कोई नी इंजरी नहीं है, पद्मासन में बैठते टाइम ये देखिएगा कि आपको इंजरी ना हो जाए, ठीक है। ध्यान से सही तरीके से बैठिएगा, हमेशा घुटने पे हाथ रख के और फिर तब उठाइएगा ताकि यहाँ पे प्रेशर ना पड़े जब आप पैर को खींचें, ठीक। तो वज्रासन में, वज्रासन कह रहा हूँ, पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठने के बाद इस तरह से होना है और हाथों को इस तरह से उंगली को अंदर करके रख लेना है, ठीक है। ऐसे रख लेना है और अपने मिड बैक का आर्च बना लेना है ऐसे, और काऊ पोज में सिर ऊपर उठा लेना है, टंग को बाहर निकालना है, दोनों आंखों की पुतलियों को नोज की टिप पे देखना है, पूरी आंखें फाड़ के, ठीक है। और उसके बाद जैसे शेर की गुर्राने की आवाज होती है, इस तरह से मध्यम स्वर में, ऊंचे आवाज में नहीं, मध्यम स्वर में या लो साउंड में, लो वॉइस में इस तरह से करना है। ये आपके जो थायराइड और टॉन्सिल्स हैं इनको हिलाना, वाइब्रेट करना है इस तरह से। इसको करने के बाद आपको फिर से खांसी आ सकती है, आपको फिर जाना, सलाइवा निकलना है और इसको थ्रोट को सहलाना है। तो ये 3-4 बार 5 बार आप इसको करिए। इसको सिंह आसन बोलते हैं, लायन पोज बोलते हैं। इस तरह से ऐसे करके पूरी टंग बाहर निकाल के और अपने आईज को पूरा ओपन करके, वाइड ओपन करके नोज की टिप पे देखना होता है। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो नॉर्मल ऐसे बैठे
वज्रासन में बैठे, वज्रासन से घुटने पे आ गए, फिर दोनों हाथों को आप एक्सटर्नली रोटेट करिए और अंदर रख लीजिए इस तरह से। अंदर रखने के बाद अपने मिड बैक को आर्च करिए और सिंपली ऐसे सिर को पीछे जरूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो, आपके थायराइड ठीक है। ग्लैंड पे प्रेशर क्रिएट हो। प्रेशर क्रिएट करके पूरी टंग को बाहर निकालना है और पूरी आंखों को खोल के और नोज की टिप पे देखते हुए तब ऐसे करें। एक सेकंड में सर आया, गेट पे कोई आया। अच्छा, मेरी डॉटर ने खोल दिया। ठीक है। तीसरा ठीक। थायराइड के लिए भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन जो अभी कराया था, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन दोनों। चौथा उष्ट्रासन। ठीक है, थायराइड के लिए उष्ट्रासन। पांचवा, 5 आसन बता रहा हूं आपको। मत्स्य आसन, ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी तो आपके हाँ, पास मैं- हमेशा रहेगा। मैं मैंने वही बोलने वाला था, रिकॉर्डिंग है ना। नहीं जाएगी तो मैं लिख के भेज दूंगा आपको। मत्स्य आसन, इस तरह से लेटा जाता है। ठीक है, दोनों पैरों को मिला लिया जाता है, पॉइंटेड कर लिया जाता है, दोनों हाथों को हथेली नीचे की तरफ करके हिप्स के नीचे रख लिया जाता है। सांस भरते हुए एल्बो को नीचे पुश करते हुए और अपने चेस्ट को ऊपर उठा लेते हैं इस तरह से। ऊपर उठाने के बाद सिर को पूरा पीछे करके टॉप ऑफ द हेड को नीचे रखें और 1 मिनट 1.5 मिनट तक इसी तरह से रुके रहेंगे। वापस कैसे आएंगे? वापस भी पहले ऊपर होइएगा, फिर सिर को सीधा करिएगा, फिर धीरे से नीचे। तो यहाँ पे आपको पूरा खींचेगा जब आप ये मत्स्य आसन में रुके रहेंगे। प्लस ठीक है। आपका चेस्ट ओपन होगा, थोरेसिक ओपन होगा, लंग्स और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है मत्स्य आसन। तो ये बस 5 चीजें करें आप। थैंक यू। चलिए सर, अब हम जो है समापन करते हैं। दोनों हाथों को फिर से खुला हुआ घुटने पर रख लें। जी खुशबू जी। सर वो आप, हाँ कल कह रहे थे ना मुझे कुछ भेजेंगे मैसेज, वो तो आया नहीं था। आप आज भेज दीजिएगा। मैं आपके इसी सेंटेंस का वेट कर रहा था, इसीलिए नहीं भेजा। सर वो मेरे को लगा कि आपने मानसी जी को भेज दिया मेरा मैसेज और मानसी जी का मैसेज मुझे भेज दिया। नहीं, मानसी जी का तो गलती से वो ब्रॉडकास्ट वाले में जो है वो टाइप हो गया था, इसलिए चला गया था। तो इसलिए चला अच्छा, गया था। तो मुझे लगा वो मानसी जी के साथ शायद एक्सचेंज हो गया, नहीं, मानसी इसलिए नहीं बोला था। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो मानसी जी से अच्छा। बात हुई फिर। उनको हीमोग्लोबिन उनका बहुत कम है, 7.3 है उनका हीमोग्लोबिन, तो इस वजह से अभी वो क्लास नहीं कर सकते पूरे समय। उनका मैंने रूटीन मांगा था कि क्या रूटीन है, तो उनके हिसाब से वो सही है। हर किसी के हिसाब से अपना रूटीन सबका सही होता है। कोई भी ये नहीं बोलता है कि जो शाम को शराब भी पीता है ना, वो भी कहता है कि मैं दिन में पपीता खाता हूँ। उसका भी रूटीन उसके हिसाब से सही होता है। वो जानबूझ के सर पपीता खाता है मैनेज करने के लिए। हाँ, अब इसके ऊपर अब आपने देखिए, बात से बात ऐसे निकलती, मैं शुरू से बड़ा बात नहीं टाइप का हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ। मैं जब मैं जॉब करता था तो मेरी टीम में एक लड़का था, वो डेली ड्रिंकर था। खैर मैं भी वीकेंड्स पे मैं भी ड्रिंक करता था, तो वो डेली ड्रिंकर था। तो उसका लीवर में ना स्वेलिंग आ गई थी। उसके बिलिरुबिन और बाकी और SGPT SGOT बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब 1,500-2 हज़ार पहुँच गया था, जो 30-40 होना चाहिए। तो उसको, मेरे ही एक क्लाइंट थे, मैं उनके पास लेके गया था। वो डॉक्टर थे, यहाँ के गाजियाबाद के बहुत रिनोन डॉक्टर हैं, और वसुंधरा हॉस्पिटल उन्हीं का, डॉक्टर गिरजेश रुस्तगी, उनके पास लेके गया मैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ऐसी ऐसी बात। उन्होंने छूटते ही पूछा कि कितना दारू पीते हो? कहा सर बस 1 क्वार्टर पीता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीता हूँ। कह रहे अच्छा, ओकेजनल? नहीं सर डेली पीता हूँ। कह रहे अच्छा अच्छा, तो बेटा पीना छोड़ो। तो सर लेकिन मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ। क्या ध्यान रखते हो? मैं पपीते के साथ दारू पीता हूँ। कह रहे एक काम करो बेटा, वो नाइफ देना जरूर, सर्जिकल नाइफ देना। तो मैंने दिया। कह रहे इसमें सोफ्रामाइसिन लगा के दो बेटा, इसके पेट में डालूंगा तो ये मरेगा नहीं। तो पपीते के साथ दारू पीते हो तो क्या मतलब, दारू अपना काम तो करेगी फिर भी ना। तो वही चीज है। तो अब उनका मैंने जो है वो रूटीन पूछा, तो उसमें रूटीन में का थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें जो है इम्बैलेंस थी, जो नहीं होनी चाहिए। रूटीन मतलब उनके डाइट में, सोने उठने में जो है, इन सब चीजों में थोड़ा सा। तो आप लोग भी समझते ही हैं, वो आप आजकल लाइफस्टाइल ऐसी, काम का प्रेशर ऐसा रहता है कि आदमी को करना पड़ता है, देर तक जगना पड़ता है। और आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके सात्विक आहार तो नहीं ढूंढ सकते, जो मिल रहा है उसी में से लेना पड़ेगा। तो कुछ मजबूरी भी होती है इंसान की, कुछ शौक होते हैं, उनके शौक तो नहीं हो तो मजबूरी की वजह से जैसा। तो लेकिन
इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमें जब डॉक्टर बोले तब हमें ऐसा करना पड़े, खुद समझ जाना चाहिए। तो ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मैसेज उनको करना था, वो गलती से सबको चला गया था। उनकी मैं तबीयत पूछ रहा था, हालचाल पूछ रहा था कि ठीक है कि नहीं, बाद में बात हो गई थी। तो चलिए, भगवान करे जल्दी से वो ठीक हो जाए। आपके मैं इसलिए वेट कराता बात का, मैं हर किसी को कोई भी बात तभी बताता हूँ जब मुझे लगता है बताना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की ना एक वैल्यू होती है। मैं फ्री में बताता हूँ, पैसे की का फ्री है, लेकिन जो उसकी रेस्पेक्ट है उस बात की ना, वो फ्री नहीं है। उसके बदले में मैं क्या लेता हूँ? उसके बदले में मैं रेस्पेक्ट लेता हूँ। यही शंख प्रक्षालन आप जिंदल फार्मेसी, जिंदल नेचर केयर में जाएंगे। मेरी चाची जी आज से 15 साल पहले गई जिंदल नेचर केयर, 15 साल या 10-12 साल हो गए। उस टाइम पे वो एक हफ्ते के लिए रुकी थी और ये सब चीज़ें कराई थी, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था। उस टाइम पे उनका 47,000 बिल आया था। आज की डेट में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो मैं यहाँ पे फ्री में बता देता हूँ आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए। तो फ्री का डजन मीन कि जो है पैसे नहीं लेता हूँ तो वैल्यू नहीं, वैल्यू दूसरी वजह तरह से। तो अब आपने पूछ लिया, अब मैं बता दूंगा, आप दे देता। कल मैंने इसलिए आपको नहीं भेजा क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि ऐसा करिए, आपने खुद से नहीं मांगा था। आज आप खुद से मांग रही हैं तो मैं दूंगा आपको। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको समझ में नहीं आएगा उसमें जो चीज़ भी, सुबह वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी हो तो देखिएगा। उसमें कविता जी ने और मेघा जी हैं, मेघा जी मुंबई में रहती हैं और वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने भी जो है ये 26 डेज का वो लोग मानसी जी जो ज्वाइन करती हैं वो उनकी बहू हैं, मेघा जी की बहू हैं। आपसे एज में मेघा जी काफ़ी ज़्यादा हैं, बड़ी हैं। जॉब आपकी तरह ही करती हैं, वो भी सेम जॉब करती हैं जो आप करती हैं। उन्होंने भी सेम यही चीज़ किया है। उनकी बॉडी का वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप उनकी फ़ोटो देखेंगी तो आपको लगेगा कि इनको क्या ज़रूरत है। तो ये फैट के लिए नहीं होता, वेट के लिए नहीं होता है, ये होता है आपको स्वस्थ करने के लिए। आपकी जो बॉडी के जिससे बॉडी आपकी बनी है ना, पांचों तत्व, उनको बैलेंस करने के लिए होता है, आपके दोषों को बैलेंस करने के लिए होता है, ताकि आप बिल्कुल फिट रहें, फिट फील करें। तो ये साल में आप 3 बार कर सकते हैं। जब भी मौसम चेंज होता है तब आप कर सकते हैं। मौसम जब चेंज होता है तो हमें बीमारी होती है ना, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, वातावरण में आपके बहुत सारे जीवाणु नए नए पैदा हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रांग रहते हैं तो आपकी बीमार नहीं होते, बीमार कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मौसम चेंज होता है तो एटलीस्ट तब आपको अपनी बॉडी को ये 26 डेज का डिटॉक्स प्लान करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, जिंदगी भर करते रहना चाहिए ताकि आप फिट रहें हमेशा। तो उन्होंने किया था साल में सर 3 बार लेते हैं ना? मैक्सिमम, साल में 3 बार। मैक्सिमम कम से कम एक बार तो करिए। पहले आप शुरू करेंगी तो उसके बाद आप खुद पूछेंगे सर फिर से कर लूँ, आपको मजा आने लगेगा। ठीक। तो उसमें आप देखिएगा, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जिंदल नेचर केयर में जब उतने साल पहले वो गई थी, जो फीलिंग उनको वहाँ पे रह के, उन्होंने 10 डेज का ट्रीटमेंट लिया था। तो 10 दिन उतने पैसे खर्च करके वहाँ रह के उतने नामी जगह, जिंदल नेचर केयर ऐसी नामी जगह है जहाँ पे अभी आप फ़ोन करेंगे तो अगले 6 महीने बाद भी अपॉइंटमेंट शायद ना मिले आपको। अरविंद केजरीवाल ने अपने क्रॉनिक डायबिटीज़ और क्रॉनिक कफ का इलाज कराया था फर्स्ट टर्म में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। वो है जिंदल नेचर केयर, बेंगलोर में। आप गूगल करके देखिएगा, बहुत 5 स्टार रेटिंग का जो है वो नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर है, रिजॉर्ट जैसा है। तो वहाँ पे वो कह रही है कि वहाँ पे जो मिला वो आपका ये प्लान करके मुझे ये घर पे बैठे बैठे वैसा ही रिलैक्सेशन, वैसी ही फीलिंग आई। उनको नींद नहीं आती थी, बाल झड़ रहे थे उनके, बहुत सारी और चीज़ें थी। वो चला गया। फिर उनके भाई का कल मेरे पास फ़ोन आया। उनके भाई ने कहा कि सर मैं अपनी बहन सिस्टर से मिलने देख गया था तो उसको देख के जो है मैं दंग रह गया कि ये इतनी बदल कैसे गई 1 महीने। तो मैंने कहा क्या बदल गई? कह रही सर वो पतली हो गई हैं, उनके फेस पे ग्लो आ गया है और जो है अब कोई दवाइयाँ नहीं खाती, सारी दवाइयाँ इन्होंने छोड़ दी हैं। तो ऐसा क्या कर दिया आप? मैंने कहा उन्हीं से पूछिए क्या कर दिया है। तो कहा इन्होंने कहा तो था 3 महीने पहले कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कौन सुबह उठे 5:30 बजे की क्लास कौन करेगा। तो देखिए भगवान ऐसे ही प्रेरणा देते हैं, जिसको करवाना होता है ना वैसे ही भगवान भेजते हैं। तो उनका मन बदल गया, आज से वो क्लास करना शुरू कर। तो आप भी करिए। आपको जो है इस तरह से जो है, हो सकता है कि भगवान ने मेरे मुंह से आपके लिए निकलवा दिया, मैंने किसी और को नहीं बोला। देखिए मैंने ललित जी को नहीं बोला, मैंने आपको बोला। तो ललित जी जो है, अभी समय ललित जी का नहीं है, ललित जी का समय आएगा तब करेंगे। अभी ललित जी दवाई खा रहे हैं, तो वो दवा धीरे धीरे जो है का, जब थायराइड का
मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है थोड़ा थोड़ा जो बॉडी ओपन होगी उसके बाद अपने आप जो है आपको फील होगा करने का, जो है अंदर से प्रेरणा आती है करने की। एक हिम्मत वाली भी बात होती है ना। आप विनीत जी उनको जानते हैं ना, कविता जी के हस्बैंड। तो विनय जी ने जो है मुझे विनय। हाँ विनय जी ने मैसेज किया था कि उनके बॉस भी मुझे फ़ोन करेंगे, कौन सा राज सिंह, क्या नाम उनके बॉस का, फ़ोन करेंगे तो सर प्लीज़ उनसे बात कर लीजिएगा। तो मैं प्लीज़ बीच में लगा था, इसलिए मैं समझ गया कि बॉस हैं तो उसको मुझे भी बॉस की तरह ट्रीट करना है उनको। तो उनका फ़ोन है क्या, हाँ हाँ सर क्या बात है क्या बात है, हमें तो विनय जी ने बताया था आपके बारे में, तो इससे बात हुई। तो आधे एक घंटा उन्होंने सब इंक्वायरी की, सब पूछा पाछा, सर आप अपनी शरण में मुझे ले लीजिए, ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझे ले अच्छा। लीजिए, हाँ मुझे भी कुछ ज्ञान दे दीजिए, कुछ बता दीजिए। मैंने कहा सर ज्ञान तो फ्री है, आप आइए, ज्ञान बट रहा है, बस लूटने वाला चाहिए, आ जाइए। तो क्या ठीक है सर, जो है कितने बजे से कराते हैं? मैं कहा 2 ही क्लास कराता हूँ, एक शाम को 6 से 7, एक सुबह 5:30 से 6:30। अच्छा बताता हूँ फिर मैं आपको। तो मैंने विजय जी से बोला कि ऐसे बोला, करें हाँ सर वो 5:30 बजे उठना बहुत बड़ी बात है। वही मुश्किल है। सर हमें तो आदत हो गई है अब। हाँ सर अब नींद अपना नींद खुल जाती है मैं एक्चुअली। ललित जी बोल रहे हैं ये रात को 1:30 बजे सोए, मैं 2 बजे सोया था। मैं कल भी 2 बजे सोया हूँ, आज मैं उठ गया, मैंने इंश्योर किया कि आज नहीं क्लास मिस करनी। कल मैंने चौक लगाई ना, इसलिए आज आप उठे हो। सर कल मैं भी ना स्कूल से 5 o'clock आई थी इवनिंग में, फिर भी मैंने क्लास मिस नहीं की। बल्कि मेरी बेटी भी बोली मम्मी आज भी कर रहे हो आप योगा? मैंने कहा हाँ बेटा आज भी कर रही हूँ। तो कल मैं बहुत लेट हो गई थी स्कूल से, तभी मैंने लास्ट में वो नहीं किया था। जी। तो लेकिन फिर भी क्लास मिस नहीं की। तो सेल्फ डिसिप्लिन इसी को तो कहते हैं ना, जो अनुशासन, अनु मतलब होता है अपने पे, अनुशासन अपने ऊपर शासन लगाना। शासन जो होता है वो रूल्ड बाय समवन एल्स होता है, दूसरे के द्वारा जो है लगाया जाता है। तो शासन को आप नकार सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट जो है आप नारे लगा सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। लेकिन अनुशासन, अनुशासन सबसे बढ़िया शासन करने का तरीका होता है। अगर आपके अंदर अनुशासन आ गया, जो योग का पहला सूत्र ही है महर्षि पतंजलि का, वो यही है ही, अनुशासन ही है। अथ योगानुशासनम, अथ मतलब होता है नाउ, द सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ योगा स्टार्ट्स। तो अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन हो गए तो फिर जीवन में कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो डिसिप्लिन ही तो सब कुछ है। तो ये सुबह उठना ही पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है। मैं इसीलिए 8 बजे 9 बजे 10 बजे, मेरे बच्चे चले जाते हैं 7:30 8 बजे तक स्कूल चले जाते हैं। मैं चाहूँ तो 2-4 क्लास और करा लूँ, लेकिन मैं नहीं कराता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पैसे मिले या ना मिले, वो मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। जो आपके शास्त्रों के हिसाब से जो टाइम है, उस टाइम के हिसाब से या तो बताया गया है कि अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग, सॉरी अर्ली इवनिंग मतलब यही सूर्यास्त के समय, बहुत रात में भी नहीं किया जाता है। तो यही समय होता है और यही दोनों समय पे ही खाली पेट होता है। अब विनीत जी ने मुझे बोला था कि सर थोड़ा और लेट 7:30 बजे 8 बजे तक करा दीजिए, तो मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो जाती क्योंकि मेरा डिनर का टाइम स्किप हो जाता। फिर मैं पैसे तो कमा लेता, लेकिन पैसे कमाने के एवज में मैं अपने शरीर को गंवा देता। तो मुझे अपने आप को भी बचा के रखना है, आपको भी देते रहना है। दूसरी चीज, एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है। तो मैं क्वांटिटी पे काम नहीं करना चाहता, मैं क्वालिटी पे काम करना चाहता हूँ। मेरा जो पूरे दिन भर का टाइम है, 5 घंटे के लिए मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उस 5 घंटे में मैं पूरी स्टडी करता हूँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ। और आप लोग की क्लास से पहले और सुबह की क्लास से पहले मैं 2 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल करता हूँ अपना। तो जब इतना मैं करता हूँ तब आप लोग को वो सारा निचोड़ के मैं इतना दे पाता हूँ। अगर मैं सिर्फ कमाने में लग जाऊंगा, ये क्लास और स्टूडेंट आ जाएं और लोग आ जाएं, तो फिर मैं वैल्यू एडिशन अपने नॉलेज में गेन नहीं कर पाऊंगा, स्किल अपनी डेवलप नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं स्टैग्नेंट रह जाऊंगा। आपको जो दूंगा वो वही दूंगा जो सारी दुनिया दे रही, या शायद उससे भी कम दे पाऊंगा। फिर 2 महीने बाद टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 4:30 बजने लगेंगे सुबह के। अच्छा टाइम भी चेंज हो जाता है या हाँ, केवल? नहीं 1 घंटा खिसक जाएगा टाइम, यहाँ पर घड़ी चेंज कर देते हैं। हाँ तो देखिए मेरे बच्चों का स्कूल भी चेंज होगा, तो जो है स्कूल का टाइम चेंज होगा, तो उस हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो 4:30 अगर बचेगा तो या तो स्कूल जाने के बाद करा दूंगा या स्कूल जाने से पहले, जो है जो भी टाइम जो है जो नवंबर में होता है वो लगभग। हाँ तो नवंबर में तो देखिए यहाँ भी स्कूलों के टाइम बदल जाते हैं। क्यों? हाँ खुशबू नहीं होगा, बट आपके लिए थोड़ा पर लेट मेरा होगा। स्कूल, हाँ मेरा भी सर थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं 5 o'clock तक ही घर आ पाऊंगी। अभी मैं 4 o'clock आती हूँ।
अच्छा अच्छा, शाम वाला कह रहे हैं आप? शाम वाला हाँ जो शाम है, वाला। शाम को। हाँ मैं सुबह का समझ रहा था। लेकिन मुझे कोई इतना इशू नहीं है, मैं कर लूंगी 6 to 7 ना। हमारा हमारा तो 1 घंटा पीछे चला जाएगा सर। अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो जैसे टाइम चेंज नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि सनसेट और सनराइज का वो समय बदल हाँ, जाता है, हाँ। लेकिन घड़ी का यहाँ तो पर उतना ही हम्म। रहता है। यहाँ पर घड़ी की सुई घुमा देते पीछे। अच्छा, सनसेट सनराइज के हिसाब से वहां पे चलाते हो? हाँ, नहीं ऐसा, डिजिटल घड़ी तो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, जो वॉल क्लॉक है वो घुमानी घुमानी पड़ती पड़ती है। है। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो फॉलो करते होंगे। वैसे तो देखिए हिंदू जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर में जो है आपका उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होते हैं, दक्षिणायन होते हैं, तो है तो वही चीज, होना तो ऐसा ही चाहिए, वो सही करते हैं। घड़ी की सुई घूम वाकई घूमनी चाहिए। समय जो है आपका, जब पहले सन डायल्स होते थे तो सन डायल तो सन किधर है उधर से ही टाइम पता चलता था। राइट। तो हाँ, तो समय तो सूर्य और पृथ्वी की स्थिति से ही निर्धारित हो रहा है, और आप पृथ्वी से ऊपर स्पेस में चले गए तो समय बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इंडिया में तो क्या होता है, स्कूल के टाइम चेंज हो जाते हैं, लाइक मॉर्निंग गर्मियों में 7 साढ़े 7 बजे होता है, सर्दियों में हाँ 9 बजे के आसपास होता है। 9 बजे का हो जाए। यहाँ कोई रहता है, घड़ी घूम जाती है। हाँ, तो अब मेरे बच्चों के स्कूल ना 7 बजे से, एक का 7 बजे से, दूसरे का 8:30 बजे से, तो मैं उस 1.5 घंटे में ना फंसा हुआ हूँ, न इधर में न उधर में। तो 7 बजे से है तो 6:30 पे बस आती है, और जिसका जो है 8:30 बजे, उसकी 8 बजे बस आती है। तो दोनों के लिए मुझे फ्री रहना है जो है, जब वो दोनों चले जाते हैं उसके बाद जो है तब मैं खाली हो जाता हूँ, और जाने से छोड़ने से पहले फ्री रहता हूँ। तो उस टाइम कराता हूँ, फिर वो चले जाते हैं, फिर मैं अपना पढ़ता लिखता हूँ। तो चलिए ठीक है, कुछ निकाला जाएगा हल जाड़ों में जो है। हाँ, असल में क्या है कि मैं अभी डिनर भी करूंगा, फिर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, उनको फिर क्लब लेके जाता हूँ, खेलने के लिए लेके जाता हूँ, तो थोड़ा समय जो है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी, अब सब चीज़ कमाने में नहीं लगा सकते। तो देखेंगे सर, कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा, नहीं तो आपको किधर भी एडजस्ट करेंगे, सुबह शाम में कहीं पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर। चलिए शाम ठीक को है। भी रहता है, ऑफिस का काम करने के बाद ना फिर थकान जैसा हो जाता है तो। हाँ वो तो है, देखिए शाम को उसको करना चाहिए जिसके पास, या तो जैसे खुशबू जी के पास टाइम नहीं, खुशबू जी सुबह 4 बजे उठ जाती, लेकिन खुशबू जी का स्कूल इतनी दूर है कि खुशबू जी को 4 बजे से स्कूल जाने जाने में ही वो पूरी तैयारी करने में लग जाते हैं, तो या और कुछ सुबह करनी सर चाहिए। 2 घंटा जाना, सर 2 घंटा आना। हाँ तो 4 घंटे बताइए, अपनी जिंदगी में आपने 6-7 घंटे सोने में बिता दिए, 4 घंटे रोज, 10 घंटे से यही चलेगा, आधे से ज्यादा लाइफ आपकी इसी में चली ट्रैवलिंग में चली जाती है जाएगी। सर। कुछ करिए इसके लिए, चेंज कर लीजिए घर को जो है, बच्चों का स्कूल कुछ ढूंढ लीजिए कहीं उसके आसपास सर कहीं। हाँ बेटी, अभी बेटी 9th में है ना सर, बस अब 12th ही हो जाए मैं सोचती हूँ, फिर चेंज कर लेंगे। हाँ चलिए, अभी तो 12th में बहुत टाइम है, 3 साल है, हम्म। बहुत स्ट्रगल है आपकी भी लाइफ। चलिए ठीक है जो है, सर सबकी लाइफ में। जैसा ऊपर वाले ने लिखा होता है ना आपको, बेटर बनाती है सब जी चीज़। सर। जितना जो है आप प्रेशर झेल ले जाते हैं, उतना आप बेटर होते जाते हैं और बेटर होते जाते हैं। जितना आपकी लाइफ लाइफ शुरू से स्मूथ रहती है, इजी रहती है, आप उतना फ्रेजाइल होते हैं, हल्का सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको मजबूत बनाने के लिए भगवान ने ये सब परिस्थितियाँ पैदा करता है, उत्पन्न करता है। ऐसा भाव रखना चाहिए। जरूरी नहीं है बिल्कुल सर। जैसा सब लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा ही सोचना चाहिए, और ऐसा सोचने से आप पॉजिटिव बने रहते हैं, टूटते नहीं हैं आप। मैं जब इलाहाबाद में पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली हम बहुत वीक फैमिली से थे, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम लोग बहुत शुरू से ही, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य थे। लाहिड़ी महाशय जो फर्स्ट ऐसे सेंट थे जो इंडिया से योग को बाहर ले गए थे, अमेरिका लेके गए थे, लाहिड़ी महाशय। तो लाहिड़ी महाशय के वो शिष्य थे। लाहिड़ी महाशय आप गूगल करके देखिएगा, लाहिड़ी महाशय बहुत सिद्ध संत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही योग में समर्पित कर दिया था, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। और हमारा जो राजपाट था वो छोड़ के उन्होंने वहीं पे लाहिड़ी महाशय की कई जगह पे समाधियां हैं, उनकी अस्थियां कई जगह पे विसर्जित, मतलब उनका जो अस्थि थी वो कई जगह पे डाली गई थी। उसमें से एक हमारा भी है, मेरे घर का गांव का नाम है धौलवा, DHAURE, आप गूगल पे डालेंगे तो उसमें आपको विकीमैपिया में आ भी जाएगा, लिखा हुआ मेरे फादर का नाम राजा उपेंद्र प्रताप सिंह, उसमें लिखा हुआ हमारे महल की
फोटो आ जाएगी उसमें आप तो वहाँ पे हमारा मंदिर है, मगहिया आश्रम नाम है। मगहिया आश्रम में मगहर के नाम से मगहिया है। कबीरदास जी वहाँ पे मगहिया में एक पीपल का वृक्ष वहाँ पे एक रात रुके थे, तो कबीरदास जी के मगहर के नाम से मगहिया नाम है। और वहाँ पे लाड़ी महाशय की समाधि है। शंकर भगवान का एक जो है जागृत मंदिर है, जिसको कभी संतान नहीं होती वहाँ पे जाके मन्नत मांगता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पूरा होता है। तो उन्होंने वो अपनी प्रॉपर्टी सारी जो है वो दान दे दी थी लाड़ी महाशय के लिए। और आज भी गुरु पूर्णिमा को हर साल वहाँ पे सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका जो स्कूल ऑफ योगा है उसको क्रिया योग बोलते हैं। हम भी जो करते हैं ये क्रिया योगी है, उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया। अदरवाइज क्रिया योग जो है ये महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है। हम जो करते हैं इसको क्रिया योग बोलते हैं, योगा ऑफ एक्शन बोलते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा। तपा मीन्स फॉर बेयरिंग द अपोजिट्स ऑफ नेचर फॉर बॉडी माइंड एंड ब्रीथ, तो ये आपका तप हो गया। तपा स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडिंग, स्टडिंग अबाउट सेल्फ कि मैं कौन हूँ, इस बॉडी में क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। तो ये सब जब आप स्वाध्याय कर लें, आप बहुत आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आपके अंदर अहंकार ना आ जाए, तो इसके लिए तब महर्षि पतंजलि लिखा है कि ईश्वर प्रधानानि, मतलब ईश्वर के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन जो आपने अर्जित किया और खोया पाया सब समर्पित कर दो। गुण अवगुण सब ईश्वर का है, तुम ही ले लो सब, तो तब आप बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। इसी को, इस प्रक्रिया को क्रिया योग कहते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग अलग, इस सूत्र से ही उन्होंने एक अलग धारा चला दी। जैसे भक्ति योग होता है, मीराबाई भक्ति योगिनी थी, इसी तरह से क्रिया, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्रियावान, वहाँ पे अभी भी मुझे लगता है वो क्रिया योगी वहाँ पे आते हैं। तो अभी मैं जो है जो आप जो ये अपनी जो आपको जीवन है, कठिन जीवन है, इसके ऊपर बता रहा था। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे हॉस्टल शुरू में नहीं मिला था, तो मैं डेलीगेसी में रहता था। वहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं उनको डेलीगेसी बोलते हैं, तो गोविंदपुरी में मैं डेलीगेसी में रहता था। टॉप फ्लोर पे था, इतना बहुत छोटे छोटे कमरे ऐसे होते थे, मतलब बिल्कुल सब समझ लीजिए एक स्टडी टेबल, एक जो है एक खाली वो, इलाहाबाद में अलग टाइप के बेड मिलते हैं स्टूडेंट के। इलाहाबाद में 3 चीज़ें बहुत मिलती हैं, सुअर, पासी और स्टूडेंट, हर जगह पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से उस तरह से प्राइवेट हॉस्टल बहुत सारे बने होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सबको मिलते नहीं, तो मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं मिले, तो उसमें रहता था। तो मेरे फादर आए तो मैंने कहा कि बहुत गर्मी होती है इलाहाबाद में, बहुत वाकई बहुत गर्मी होती है, एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड होती है, क्योंकि जो है उसके बाद विंध्य क्षेत्र शुरू हो जाता, पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता। इलाहाबाद में बहुत प्रचंड गर्मी होती है जून के महीने, यहाँ कुछ भी नहीं होती जो वहाँ गर्मी होती है। तो टॉप फ्लोर, छोटा सा कमरा, 1 ईंट की दीवार, और आप सोचिए क्या होता होगा। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पैसे दे दीजिए, कूलर खरीदना है। तो उन्होंने कहा बेटा तब के ही कोयला सोना बनता है। तो हालांकि उस टाइम मैंने उनसे मजाक में बोल दिया था कि सोना इवापोरेट हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर बना दे तो कर दे तो लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब जो तब था, जो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी क्यों नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं। बाकी और लोग जो है ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरीके से करते थे। मैं साइकिल से जाता था, वो वाली साइकिल जो दूध वाले लेके चलते हैं, वैसी साइकिल से ग्रेजुएशन में भी जाता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसी साइकिल से, मैं एमबीए भी करने जाता था उसी साइकिल से जाता था। और मेस में नहीं खाता था, बल्कि मैं खुद से अपना गेहूं लेके जाता था उसी साइकिल के अंदर घुसा के वो पिसवाने, वो सारे काम किए हुए। तो वो सब जो है, और कुंभ मेले में मैं एक एक महीना, कुंभ मेला तो जो है 12 साल बाद लगता है, महाकुंभ 12 साल बाद, 4 साल बाद कुंभ लगता है, और अर्ध कुंभ या माघ मेला हर साल लगता है। तो मैं जितने साल इलाहाबाद में पढ़ता था, मेरे टाइम पे महाकुंभ भी लगा था जो 12 साल वाला था। मैं हर पूरे 1 महीने कुंभ क्षेत्र में ही रहता था, सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेके जाता था, और कोई भी साधु संत के जो है कुटिया में जो है घुस जाता था। वज्र का जाड़ा पड़ता है उस टाइम जब इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, तो मतलब आप ऐसे ठिठुरेंगे, पूरा रजाई हो जाए ओढ़ के। मैं वही 2 जोड़ी कपड़े लेके जाता था, किसी भी साधु संत की रजाई में बिना पूछे घुस जाया करता था, उन्हीं के साथ खाना खा लिया करता था, जैसे वो बताते थे भजन वजन कीर्तन उर्तन, 1 महीना उसी में गंगा जी में, यमुना में स्नान कर लिया, संगम पे स्नान कर लिया। तो ये सब चीजें मुझे अब समझ में आती है कि मुझे ये बनाना था भगवान, मुझे किसी ने कहा थोड़ी था ऐसे करो। तो आपकी लाइफ में जो आपका स्ट्रगल होता है ना, हमें वो कभी कभी लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये सब सही हो जाना चाहिए, वो आपको कुछ बनाने के लिए वो रास्ता होता है, पर्पस होता है हर चीज का। अगर आपको थायराइड हुआ है तो उसके पीछे कोई पर्पस होगा,
हो सकता है ये पर्पज रहा हो कि आप योगा क्लास ज्वाइन करें। मुझे डायबिटीज हुई थी, मेरी आंख चली गई थी, उसके पीछे एक पर्पज था कि मैं उस लाइफस्टाइल को छोड़ के यहाँ पे ऐसे आऊँ और फिर उसके बाद जो है मैं अपने तो ठीक हूँ ही, इसको मैं फिर पूरी दुनिया में पहुंचाऊं, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा। ये पर्पस था, ईश्वर ने चुना था मुझे, इसीलिए बचपन से वो रास्ता मेरे लिए बनाया था जो मुझे समझ में पहले नहीं आता था, अब आता है। जब आप क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं ना, जब अंदर से अंतर्मुखी जब आप हो जाते हैं, तब आपको फ्लैशबैक में सब चीज दिखने लगती है, सब समझ में आने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था। जब तक आप जो है क्रेविंग्स में, अपने इंद्रियों में रहते हैं, चारों तरफ के वातावरण में रहते हैं, तो ना आपका भूत ना भविष्य, केवल वो मिजरीज ही परेशान करती रहती है जो कभी होती नहीं है। ये सब इल्यूजन है। 99% इज इल्यूजन। केवल 1% होता है जो आप सोचते हैं वो ऐसा होता है। 99% कभी नहीं होता है। प्रॉब्लम्स जो आप सोचते हैं वो नहीं, कभी नहीं होती। चल, एंड करने से पहले हम फिर से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, मुस्कान धारण करें, सांस भरें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। एक बार और साथ में। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमन करें ईश्वर को, भगवान शिव शंकर, आदि योगी। शेष उठाएं, धीरे से आंखों को सहलाएं। चलिए इसी के साथ रखते हैं, मंडे मिलते हैं। और आई विश यू अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर। बिलेटेड हो गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।